नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष पास कोर्स और द्वितीय वर्ष ऑनर्स, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला पेपर है पास कोर्स में और छठा पेपर है ऑनर्स सेकेंड ईयर में, मध्यकालीन भारत। और मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको हम इस्लामिक सत्ता से देखते हैं और दो भागों में विभाजित भी करते हैं राजपाट की दृष्टि से। और वो है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। मुगल वंश, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको मुगल वंश के बारे में बताया था, उस मुगल वंश के विभिन्न राजाओं के बारे में अपन ने बातचीत की थी। आज हम बाबर के बारे में बात कर रहे हैं। माना जाता है कि वह भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। जब उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो जितने वर्ष वो भारत में रहा, लगभग सभी वर्षों में उसको भारत के शूरवीरों से युद्ध करना पड़ा। 1526 पानीपत का पहला युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में उसको दिल्ली के लोधी वंश के, जो उस समय तात्कालिक वंश चल रहा था, उसका सामना करना पड़ा। अंततः अब आता है कि पानीपत का ये जो युद्ध हुआ, कारण क्या थे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम दृष्टि डालें तो बाबर का भारत मध्य एशिया से वह बहुत भटक रहा था और लगातार पिछले 4-5 वर्षों में 1520 से लेकर 1526 तक उसने भारत पर 4 बार विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास हैं, खैबर गोलन के दर्रे हैं, सरहिंद का और आगे का प्रदेश है, वहाँ से लगातार उसने 4-5 बार प्रयास किया अफगानिस्तान की सीमाओं से आगे, और असफल रहा। अब उसका ये हो गया था कि वह इतने समय तक प्रयास करता रहा है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानता रहा है, तो अंततः वह विजय करके ही आएगा। क्योंकि अगर यहाँ से वह भटकाव की स्थिति में चल जाता तो ये भटकाव की स्थिति तो उसकी मध्य एशिया में वैसे ही चल रही थी, कभी सरगना समरकंद, कभी फरगना, कभी फरगना, कभी समरकंद, तो इस तरीके से वो वहीं चल रही थी। लेकिन अब वह एक निश्चित रास्ते पर जाना चाहता था। दूसरा, बाबर की अपनी महत्वाकांक्षा थी और वह जब मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था तो उसको भारत लगा था और भारत के बारे में सुना भी था। और कैसे कहते हैं कि भारत उस समय बड़ा आर्थिक संपन्न था, तो उसको लगता था कि इस जगह पर साम्राज्य स्थापित करना लाभ की दृष्टि से रहेगा। राजनीतिक एकाग्र की बात करें या राजनीतिक एकता की बात करें तो उतनी कॉम्पैक्ट या उतना आपस में एक दूसरे में सुदृढ़ता नहीं थी यहाँ के राजाओं में। इस चीज़ का भी वह फ़ायदा उठाना चाहता था। दूसरा, भारत में अतुल जनसंपदा थी, इसका भी वह लाभ लेना चाहता कि अगर देखिए उस ज़माने में सैन्य बल से ही साथ जीता जाता था और सैन्य बल के लिए आर्थिक मजबूती आवश्यकता थी। और आर्थिक मजबूती, उसे ऐसा लगता था बाबर को कि भारत एक विशाल साम्राज्य का भारत में स्वामी बन सकेगा। अतुल जनसंपदा है, मंदिरों में भी बहुत पैसा है, लोगों के पास भी बहुत पैसा है, व्यापार उन्नत है, कृषि जो है वो भी बहुत उन्नत है, तो लोग चलन में बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। साम्राज्य विस्तार करने के बाद या जीतने के बाद वह इस धन को प्राप्त कर सकता है। बाबर की सैन्य शक्ति, बाबर एक शक्तिशाली सेना का उसने गठन कर लिया था 1517 से लेके 1523-24 तक। तो अतः उस सेना का उपयोग वह कहीं ना कहीं पर करना चाहता था और उसे भारत के अनुकूलतम लगा कि वह सेना का उपयोग भारत पर किया जाए। बाबर को भारत में जो प्रेरणा देना, 1503 ईस्वी में वह गांव के मुखिया था और फिर उसकी माता जी हुई, वहाँ से फिर समरकंद जीता, समरकंद बाद फरगना जीता, फिर फरगना निकल गया, फिर काबुल में आया, काबुल से भी हाथ में निकल गई। तो ये जो उसकी भटकाव की स्थिति थी, इसी बीच भटकाव की उसकी में उसको एक फ़कीर, मुस्लिम फ़कीर मिले जहाँ की उसकी शरण ली उसने, और उन्होंने कहा कि तो पूर्व दिशा में जाओ, और वह भारत की तरफ आया था। तो ये एक उसके लिए प्रेरणा का स्रोत था। जहाँ तक भारत के आंतरिक भाग की बात करें, हम राजनीतिक रूप से दुर्बल थे, चाहे मालवा ले लो, चाहे गुजरात ले लो, चाहे बंगाल ले लो, या दिल्ली की सल्तनत ले लो, पंजाब और लाहौर का सीमा, दौलत खान ले लो, इब्राहिम लोदी ले लो, नुसरत शाह ले लो, मेदिनी राय ले लो। राजस्थान के में एकमात्र राणा सांगा ऐसे थे जिन्होंने पूरे राजस्थान को एक छत्र रख रखा था, बाकी और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की एक समरूपता या एकता
दृष्टिगोचर नहीं होती थी, इसलिए बाबर के लिए ये अनुकूलतम वातावरण करने के लिए था। इसी समय में हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था, उसका व्यक्तिगत व्यवहार, उसका व्यक्तिगत प्रशासन आम जनता के बीच लोदी सुल्तान होने के नाते उसकी जो एक सहानुभूति रहती थी आम पब्लिक की, वो उसका नहीं था। उसके सूबेदारों से, उसके सरदारों से, उसके दरबार में जो व्यवहार था वो अमानवीय कहा जा सकता है, या वह व्यवहार कुशल नहीं था, ये भी था। ठीक इसी के रिश्तेदार दौलत खां लोधी जो पंजाब में था, उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसा बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, जो उनकी आत्मकथा है उसमें। और यहाँ एक बात ये भी है कि बाबर मध्य एशिया में बार बार असफल हो रहा था, तो एक प्रमाण देना चाहता था वो कि मेरे में सैनिक क्षमता है, और इसलिए वो इसको सफलता रहे। तो इसलिए अब ये जो युद्ध हुआ, डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार बाबर की सेना में 25,000 सैनिक थे, और इब्राहिम की लोदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिक थे। लेकिन अगर स्थिति देखी जाए दूसरी दोनों तरफ की और बन जाए, तो बाबर का सैन्य जो था वो बहुत संगठित था। और यहाँ एक बात सामने आती भी है कि लिखते भी हैं, इतिहासकार लिखते भी हैं कि एक बाबर के जो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी, वो इस तरीके से थी कि उस सेना को हम यूँ भीड़ भाड़ का हिस्सा कह सकते हैं, या एक आदिवासी जो लोग हैं, या आदिवासी जो लोग हैं वो आक्रमण करते हैं, उस तरीके से उसकी बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और इसमें लिखा भी है कि बाबर के रण क्षेत्र में मुगल सेनाओं से घबरा करके, परंतु जो वैज्ञानिक योजना थी वो बाबर के पास थी। यहाँ हम इस बात को भी दृष्टिगोचर करना चाहते हैं कि इब्राहिम सेना खुद तो महत्वाकांक्षी था, युद्ध करना चाहता था, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता था, लेकिन सैनिक संगठन की बात करें तो उतना नहीं था। तो यहाँ एक डॉक्टर एस आर शर्मा जी ने ये बात भी कही कि एक और निराशाजनित साहस और वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के कुछ साधन थे, तो दूसरी ओर मध्यकालीन ढंग के सैनिकों की भीड़ थी, जो भाले और धनुष बाण से सुसज्जित थी और मुक्तापूर्ण ढंग से जमा हो गई थी। यानी एक बार, प्रथम बार जो लिखा है उन्होंने बाबर की सेना के लिए लिखा है, और द्वितीय बार जो लिखा है उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना के लिए लिखा है। अंततः अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी पकड़ा गया और मारा गया। तात्कालिक आवश्यकता भी युद्ध के कारण हो सकती है, क्योंकि बाबर को अब साम्राज्य विस्तार करना ही था। अब इस युद्ध के परिणाम की बात करते हैं हम, और परिणाम अगर हम सीधे सीधे देखते हैं, लोदी वंश की समाप्ति हुई। अफगान चुनौती एक प्रकार से बिल्कुल समाप्त हो गई। अफगान वंश का समाप्त हो गया पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा भी है कि लोदी वंश का भाग्य का सूर्य स्थायी रूप से ढल गया, अंत हो गया, सूर्यास्त हो गया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जिन्होंने सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, मुस्लिम अकाल की कुछ अवधारणाएं पुस्तक लिखी, उन्होंने अब ये लिखा भी है। साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। साथ ही एक बात और ये थी कि अब एक अगर दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया, भौगोलिक दृष्टि से और दक्षिण में आए तो राजस्थान का भूभाग आता है, तो अब निश्चित है कि एक राजपूत चुनौती बाबर को खड़ी थी। और महाराणा संग्राम जो अपनी वीरता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे, ऐसे राजपूत राजा की चुनौती अब बाबर को स्वीकार करनी पड़ेगी। एक नवीन युग का भारत में सूत्रपात भी कह सकते हैं कि चुगताई तुर्क जो थे, वो लड़ाकू जाति थी मध्य एशिया की, उसने भारत पर राज किया। बाबर की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई, क्योंकि सफलता प्राप्त हुई इतने लंबे अरसे के बाद में, आर्थिक हुई, और बाबर की कहना चाहिए बुरे दिनों की समाप्ति भी हो गई। जो एक भटकाव की स्थिति थी उसकी भी समाप्ति हुई, और बाबर को अपने नए उद्देश्य के लिए निकलना जरूरी था। इस युद्ध का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब जो हम परंपरागत संस्कृति से चल रहे थे जिसे, उसमें कहीं ना कहीं पर मुस्लिम जो है प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था। इस युद्ध से भारतीय इतिहास में एक नया युग का प्रारंभ हुआ, जैसा कि बताया, लोधी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हुई। अब आता है कि आखिर पानीपत के युद्ध के हार के कारण क्या थे। तो
तो बाबर का सुनियोजित सैन्य संगठन था, इब्राहिम लोदी का सुनियोजित संगठन नहीं था, एक भीड़ थी। बाबर के पास में कुशल तोपखाना था, बाबर के शक्तिशाली तोपखाना बहुत ये थी। बाबर की एक युद्ध पद्धति थी, तुलगमा युद्ध पद्धति थी, उसके कारण बाबर को बहुत सफलता प्राप्त हुई। और वो तुलगमा युद्ध थी उज्बेक, ईरान, मुगल, तुर्क इन सब से मिश्रित थी। इब्राहिम की लोदी की में एकता और अनुशासन का अनुभव था। इब्राहिम खुद अयोग्य सेनापति था, न केवल एक सुधारक के रूप में, शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में या सेनानायक के रूप में वह अपने दरबार का और आम जनता का दिल नहीं जीत पाया था। और इसी कारण से वह बाबर जैसे भटके हुए आदमी की भी सेना को सामना नहीं कर पा रहा था। मुगल सेना जो थी अफगान सैन्य संगठन से बहुत उत्तम मानी जाती थी। उनके सैनिक, उनका अनुभव, उनका कुशलता, उनका साहस, वो अफगान सैनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। तो एक सीधा सा ये हुआ कि बाबर ने ये युद्ध को जीत लिया और अब उसके सामने एक चुनौती स्वीकार हुई थी। जो लोग उसको विदेशी समझते थे, उसको अब दूसरा युद्ध जीतकर भारत में स्थायित्व देना था। क्योंकि अब तक ये होता था कि भाई बाबर ने युद्ध जीता है, विदेशी शक्ति आई, वो चल गए। क्योंकि बाबर को तैमूर के बराबर माना जा रहा था कि भाई तैमूर का वंशज भी था कि आएगा और युद्ध करके चला जाएगा और धन प्राप्ति ले जाएगा। धन का लालची सम्राट भारत में आक्रमण करने आया है। साथ ही बाबर के जो सैनिक तथा सरदार थे वो उसको हमेशा जो है घर लौटने के लिए कर रहे थे। तो एक दूसरी चुनौती भी उनको देनी थी ताकि एक दूसरा टास्क दे उसको और वह भारत में ही रहे। ये सामने निकल कर आया और अंततः हम देखते हैं कि राणा सांगा के साथ में मार्च 1527 में उनका युद्ध होता है। अगले अध्याय में हम खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। हमने आज पानीपत के युद्ध के कारण, परिणाम और उसके बाद में बाबर की चुनौतियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।